नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम महासमर 2019 की और लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं, कौन क्या सोच के चलता है, किस तरह की भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, आम जनता क्या सोचती है। आज हम थोड़ा सा लीक से हटके हम राजस्थान की उन शख्सियत हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं जो अपने क्षेत्र में ब्यूटी पिजेंट्स में जिन्होंने अपना एक नाम रोशन किया। मेरे साथ डॉक्टर अनुपमा सोनी है जो मिसेज एशिया का खिताब उन्होंने अपने नाम किया, और आकृति शर्मा है मिसेज राजस्थान का खिताब हाल ही में उन्होंने जीता है। हम इन ब्यूटी क्वीन को या ब्यूटी पिजेंट्स में जिन्होंने फतेह किया अपना नाम, उनको इस वजह से चुना है कि अक्सर आप देखते होंगे कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में एक राउंड होता है आपका IQ और हाजिर जवाब। तो हम भी जानना चाहते हैं कि देश की, और ये इश्यू इस नाते है कि महज एक वोट है, वोट नहीं है, ये लोकतंत्र का महापर्व है। इसके मायने हैं अगले 5 साल आप मुल्क को किन हाथों में सौंपना चाहते हैं, वो हो कैसा। ये बात सही है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और उन्हीं की सरकार बनती है, लेकिन एक आम आदमी उन पे भरोसा कैसे करे, क्या इश्यूज होने चाहिए, किस ट्रैक पे हमारी पॉलिटिक्स आ रही है, क्या वास्तव में उसमें बदलाव की जरूरत है। तो ये तमाम जो पहलू हैं उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर अनुपमा हमारे साथ में है। अनुपमा जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देश की सियासत में कुछ आप बदलाव देख रही हैं? जब जब भी सरकार बदलती है तो सभी लोग अपने नए तरीके से काम करते हैं, और डेफिनेटली जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक मुद्दा होता है कि हम गरीबी के लिए काम करेंगे, बेरोजगारी के लिए काम करेंगे, या जेंडर इक्वालिटी पे बात करेंगे। तो हर पार्टी का एक एजेंडा होता है। तो जब जब भी वो पार्टी फिर सत्ता में आती है तो कुछ ना कुछ तो उसमें से वो फुलफिल करती है, जो प्रॉमिसेस वो जनता से करती हैं तो कुछ तो वो फुलफिल करती हैं। उसके बाद फिर अगले 5 साल बाद फिर चुनाव आ जाते हैं और फिर हमें नई सरकार को चुनना होता है, फिर नए वादे, नए एजेंडाज होते हैं। तो ऑनगोइंग चीजें चलती रहती हैं, पर विकास तो होता है। किसी सरकार में बहुत अच्छी गति से होता है, किसी में बहुत स्लो होता है, लेकिन चीजें परिवर्तन तो संसार का नियम है और वो परिवर्तन होता भी है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। तो जनता सब देखती है, सब समझती है, सब जानती है। हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छी बात कही है। और ये वक्त निकल गया कि जब राज परिवार का कोई नुमाइंदा होता है तो तय होता था कि यही राजा बनेगा, यही प्रिंस बनेगा, यही राजकुमारी होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज मां के कोख से नहीं, ईवीएम से निकलता है हमारे देश का हुकूमत किन हाथों में जाएगी। तो चलिए, हमारे साथ आकृति शर्मा जी हैं, मिसेज राजस्थान, जिन्होंने हाल ही में खिताब जीता। आकृति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे अभी अनुपमा जी ने कहा कि खामोशी को इस नजर से मत देखिए कि बिल्कुल आपको कहीं गलतफहमी हो कि बिल्कुल मतदाता जो से हम कह रहे हैं वही सब कुछ जानते हैं। मतदाता अपने तरीके से चलता, अपने सलीके से चलता है, और यही खामोशी होती है कि आज राजनीतिक दल बड़े पशुपेश में होते हैं कि जिनसे हम मिलके आए हैं, क्या वास्तव में वो हमारे साथ है भी कि नहीं है। जो भीड़ हम देख रहे हैं वो वोट में तब्दील हो पाएगी क्या, ये कुछ चीजें होती हैं। आपके नजरिए से क्या माना जाए, अभी जो देश में पॉलिटिक्स चल रही है वो सही ट्रैक पे जा रही है? जी, पार्लियामेंट की अगर बात करें, हम पार्लियामेंट इलेक्शन है अभी हमारे देश में, जिन हाथों में सरकार को जानना, कौन सी सरकार बनेगी। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि अभी जो देश में राजनीति जो चल रही है, जो माहौल बना हुआ है, उसको लेके बयानबाजी जिस तरह की हो रही है, उसको लेके कैसा मानती हैं आप? सर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भ्रष्टाचार और लोगों की बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि देश में इतनी महंगाई हो गई है कि जो न्यूनतम वर्ग वाले लोग हैं
वो अपने काम नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए थोड़ा सरकार को इस पे काम करना चाहिए, ताकि जो न्यूनतम वर्ग के लोग हैं उनको ही सफर करना पड़ता है आगे इसमें। और बेरोजगारी, सबसे पहले बेरोजगारी खत्म होगी तब युवा वर्ग को काम मिलेगा और हमारे देश में वो लोग काम कर पाएंगे। नहीं तो युवा वर्ग के लोग बाहर जाके, हमारे देश से अलग कंट्री में जाके वो काम कर रहे हैं, उनकी जो पहचान यहाँ बननी चाहिए हमारे देश में, वो दूसरे लोग उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि जो सरकार आए वो अपना अच्छे से अच्छा काम करे, क्योंकि हमें उन्हीं से उम्मीद होती है कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा प्रयास करें और आगे से आगे हमारे लिए नए नए रास्ते खोले, ताकि जो बच्चे पीछे रह रहे हैं उनको भी काम मिल पाए। चलिए डॉक्टर अनुपमा, आप एक डॉक्टर भी हैं, सर्जरी करना डॉक्टर का बड़ा ही काम है। हम आज आपसे राजनीतिक सर्जरी करवाना चाहेंगे। मैनिफेस्टो जारी होता है हमारे इलेक्शन में और लंबे समय से आप देख भी रहे होंगे। मैनिफेस्टो पे कितना यकीन किया जाता है? एक आम चर्चा, जैसे आप फ्रेंड्स के साथ भी बैठती होंगी, आप पेशेंट से चर्चा करती होंगी, घर में चर्चा करती होंगी, मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र, नाम बहुत सारे चेंज हो रहे हैं उसके, कोई संकल्प पत्र, हम निभाएंगे, वादे अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन यकीन कितना किया जाता है इसका? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी सरकार, किसी भी देश का एक रिप्रेजेंटेशन होता है वर्ल्ड लेवल पे। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे देश के जो भी सरकारी मंत्री हैं, उन सभी को ये देखा जाता है कि भाई ये देश चलाते हैं। कुछ भी तरीके के निर्णय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं यही लोग लेते हैं। तो अगर हमने इनको चुना है तो मतलब हमारे देश की एक तरीके से जो विचारधारा है वो सरकार के थ्रू वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जानी जाती है। तो सरकार चुनने में सबसे पहले तो एक जो जागरूक मतदाता है उसको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि चाहे कितने भी घोषणा पत्र बने, कितने भी धर्म के नाम पे बांटे जाए, कितनी भी राजनीति, किसी भी तरीके की गंदी राजनीति की जाए, हमेशा एक मतदाता को ये सोच बना के रखनी चाहिए कि जिस आदमी को मैं चूज कर रहा हूं ये जाके मेरे देश का रिप्रेजेंटेशन वर्ल्ड लेवल पे करेगा और उसी से मेरे देश की इज्जत या वैल्यू करी जाएगी। अब जैसे आप घोषणा पत्र की जब बात कर रहे हैं तो अभी जैसे मैं अखबार पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कुछ ये लोग जो टिकट बांटते हैं, कम से कम उन लोगों को टिकट ना बांटे जाए जो कि किसी भी तरीके के केसेस में या क्रिमिनल केसेस में जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि वो बेकसूर हैं या निर्दोष हैं, और हम उनको टिकट देकर ये जताने जा रहे हैं कि कल को अगर ये जीत जाते हैं तो इसी तरीके की चीजों को ये आगे रखेंगे। तो स्वच्छ छवि वाले लोगों को हमेशा चुनाव में उतारना चाहिए, इससे आप जनता का विश्वास जीतते हैं। दूसरा, एक एजुकेशन सिस्टम जो होता है, एक बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, जो बेसिक क्वालिफिकेशन जो एक ह्यूमन राइट माना जाता है, और हम ये मानते हैं कि एक व्यावहारिक शिक्षा जो होती है वो बहुत जरूरी होती है किसी भी तरीके के। आज आप सपोज मान लीजिए कि अब मैं चिकित्सा क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और हमारा सपोज कोई मंत्री चिकित्सा से ऐसा बनाया जाए जिसको कोई बेसिक क्वालिफिकेशन ही ना हो, तो वो क्या डिसीजन लेगा और किस तरीके से वो उस चीज में, उस परिप्रेक्ष्य में जाके सोचेगा कि क्या समस्याएं हैं जिससे सच में ये लोग दो चार होते हैं आए दिन। तो जब तक हमारा कैटेगराइजेशन इस तरीके से नहीं होगा मिनिस्ट्री लेवल का, या वोट ये जो टिकट हम बांट रहे हैं उस लेवल का नहीं होगा, तो हम कैसे इस चीज पे विश्वास कर सकते हैं कि भाई जो लोग सत्ता में आएंगे वो हमारी भावनाओं को समझेंगे और हमारी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। क्योंकि आजकल राजनीति को पता है एक तरीके से एक पेशा बना दिया गया है। ये इस तरीके से पेशा बना दिया जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, चलो भाई ये लोग हैं, ये पढ़ लिख के बनते हैं, राजनीति तो बस बातों से बन जाते हैं, भाषणों से बन जाते हैं, दो चार आपने जोर जोर से बोल दिया, आंदोलन कर लिया और आपको टिकट मिल जाता है। सो आई थिंक द बेसिस ऑफ गिविंग अ टिकट शुड बी चेंज्ड। मतलब एक बहुत अहम मुद्दा है। हाँ। कि जिसको आप मिनिस्टर बनाने जा रहे हो, हाँ। जिसके अंडर में काम करने वाला उसका पीएस होगा, एपीएस होगा, क्लर्क होगा, उसकी क्वालिफिकेशन है, जो रन कर रहा है उनको उसकी क्वालिफिकेशन की कोई बात नहीं। जो हमारी हाईली क्वालिफाइड होते हैं वो इन मिनिस्टर्स के अंडर वर्क करते हैं, तो एटलीस्ट उस क्लास को ये नॉलेज तो हो कि हमारी नोटिंग जो कर रहे हैं उसको हम समझ सकें, रूल्स क्या हमारे, लोगों की समस्या तक आप तभी पहुंच पाएंगे ना जब तक आप उस मूल मुद्दे को समझेंगे, उसी से जुड़ेंगे। तो हमारे यहाँ पे राजनीति को एक पेशा ना बनाया जाए।
इंसान की स्वच्छ छवि देख के, उसके काम को देखकर, बल्कि राजनीतिक पार्टियों को ऑफर करना चाहिए कि भाई आप इस तरीके के काम कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन में एक्सेल कर रहे हैं, आप जनता की सेवा कर रहे हैं, तो आपको हम टिकट देना चाहते हैं। पर राजनीति का रंग ही कुछ अलग हो चुका है अब। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि इस तरह की सियासत में एक क्वालिफिकेशन बहुत ही जरूरी है और होनी भी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब एक क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशन है, जो उस मंत्री के अधीन काम करता है, उस एमएलए के पास अगर वो होता है, तो जरूरी इतना तो होना चाहिए कि कई बार आता है कि हमारे इतने साक्षर विधायक हैं, इतने किसी मंत्री बना दिया किसी को, केवल साक्षर होने से नहीं कि हाँ ये कुछ राम लिखा हुआ है या श्याम लिखा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि राम या श्याम जो कुछ लेकर के आए हैं उसके बारे में पहचान भी हो सके। चलिए मैं आकृति आपके पास में आना चाहूंगा। एक बार आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्वालिफिकेशन की बात अनुपमा जी ने कही है और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि ये बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां सवाल ये होता है कि मेरे सवाल अनुपमा जी से भी था, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो वादे किए जाते हैं, क्या वास्तव में कहीं बांधा जाना चाहिए उनको कि आपने यह वादा किया था, ये इससे पूरा करने की बाध्यता भी हो, यानी कि उसकी फाउंडेशन होनी चाहिए कि आपको ये करना ही पड़ेगा। ऐसा आज तक रूल नहीं है, क्या वास्तव में होना चाहिए ऐसा कुछ? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम जो सरकारी जो हमारे नेता होते हैं, इन पे हम लोग पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा करेंगे या हमारे लिए बुरा करेंगे। और हमारी लाइफ जिस तरह से हम एजुकेशन लाइन की आपने सर बात की, तो एक अच्छे पढ़े लिखे बच्चे के लिए ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात होती है कि वो जो ये राजनीति में आ रहा है जी, तो सर उसके हिसाब से मैं तो ये सोचती हूँ कि एक तो एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आज की दुनिया में। और एक मैं मुद्दों की बात आपसे कर रहा था कि मुद्दे जो आज कोई भी वादे करता है, जिसे घोषणा पत्र कहते हैं, क्या वास्तव में उसकी बाध्यता भी होनी चाहिए कि आपने जो वादा किया है वो लागू होना चाहिए। कायदे से अगर कोई वादा करता है, हम उससे इंप्रेस्ड होकर के उससे वोट कास्ट करते हैं, वो पूरा नहीं होता तो हमारे साथ में एक तरह से चीटिंग है ये। जी बिल्कुल। क्या वास्तव में इसकी बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल अगर आपने ये वादा किया तो पूरा भी करिए आप इसको? बिल्कुल होना चाहिए सर। और ये राजनीति में ही नहीं बल्कि जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें ये चीज लागू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद जेन्युइन नहीं होंगे तब तक आप आगे काम नहीं कर सकते और ज्यादा हम सरवाइव नहीं कर सकते जब तक हम जो हमने वादा किया हुआ है, जो हमारी क्वालिटीज है, हम सामने वाले को नहीं बताएंगे, तब तक हम आगे सरवाइव भी नहीं कर सकते। जी चलिए, यामिनी हमारे साथ में है जो मिस राजस्थान का हाल ही में इन्होंने खिताब जीता है। यामिनी आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देश की राजनीति में जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो कैसे होने चाहिए? जी जी। और दूसरी बात ये है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड, एक तो वो पढ़े लिखे होने चाहिए। देखा जाए तो हमारी कंट्री में पढ़े लिखे लोग जो नेता देखे ही नहीं जा सकते। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो नेता हैं और वो पढ़े लिखे भी हैं। तो सबसे पहले जैसा उन्होंने कहा, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है देश चलाने के लिए। और हाँ, उन्हें एजुकेटेड होना चाहिए, उन्हें ट्रेट होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। थैंक यू सो मच। जी चलिए, अंकिता हमारे साथ में है। अंकिता, स्वागत है आपका। और बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने आपको याद किया और आप आ गए, बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राजनीति में लोग कैसे आने चाहिए? जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी कंट्री में और आई थिंक अगर एजुकेटेड लोग इस कंट्री को रन करने के लिए काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हम देख पाएंगे कार्य होते हुए। और डेफिनेटली मैं ये भी पॉइंट उठाना चाहूँगी कि अगर कोई भी नेता या अगर कोई भी कार्य करने के लिए वो उसको कहते हैं कि वो करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। अगर आप झूठे वादों से चाहेंगे कि आपको वोट मिले और जनता आपका साथ दे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली नहीं हो पाएगा।
आएगा। अभी ऐसा लग रहा है कि आपको कि वादे पूरे नहीं हो पाते हैं? मेरे को लगता है सभी इससे एग्री करेंगे कि जिस लेवल पे और जिस तरीके के वादे किए जाते हैं वो पूरे तो नहीं हो सकते जी, किए ही नहीं गए हैं अभी तक। आई थिंक चलिए मैं वापस आपके पास में लौटूंगा, अनुपमा जी के पास जाऊंगा। अनुपमा जी, पिछले कुछ दिनों से आप स्पीचेस सुनते होंगे नेताओं के, बिल्कुल बहुत अप्रिशिएट करते हैं नई पीढ़ी को, उनका मनोबल बढ़ाते हैं या फिर हम कहें कि गर्त में लेके जा रहे हैं? भाषण तो चुनावी भाषण और मोटिवेशनल भाषण में दोनों में बहुत फर्क होता है। चुनावी भाषण हम तभी सुनते हैं जबकि चुनाव आने वाले होते हैं, और जैसा कि आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं तो चुनावी भाषण तो इट्स फुल ऑफ मैनिफेस्टो ओनली, कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। जब एक डॉक्टर एक हिपोक्रेटिक ओथ लेता है कि मैं बाध्य हूं ये पेशेंट को करने के लिए और ये इलाज करने के लिए, तो क्यों ना मिनिस्टर्स जो विधायक हैं या जो भी हैं वो क्यों नहीं बाध्य हो सकते हैं? वो भी शपथ तो लेते हैं कि देयर इज नो कमिटमेंट, वो भी संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन इनको जो सुपरवाइज करता है या इनके काम को जो देखता है वो भी एक नेता ही तो होता है। तो नेता और नेता मिलकर तो अपनी ही दुनिया में आगे बढ़ते हैं, अपने ही परिवार को भरते हैं, अपने रिश्तेदारों को भरते हैं, और इन्हीं के लोगों को सबसे पहले तो जो फैमिली में जो टिकट्स बढ़ते हैं ना, दैट शुड बी इमीडिएटली कट ऑफ। राइट, देयर शुड ऑलवेज बी अ न्यू पर्सन इन द इलेक्शन। हमेशा एक ही एक आदमी को रिपीट करना वो भी बंद होना चाहिए। आपने ये काम लेकिन पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि एक परिवार में दो लोग भी योग्य हो सकते हैं। योग्यता को अगर आप तलाशेंगे तो मेरे ख्याल में योग्यता का तो कोई ऐसा पैमाना नहीं है ना कि फैमिली में ही योग्य हो सकते हैं। योग्यता तो हर जगह मिलती है। आप ढूंढते कब हैं? आप तो सिर्फ ये सोचते हैं कि लास्ट ईयर इसने चुनाव जीता, इसी बार इस पे भी बोली लगाई जाएगी क्योंकि रिस्क कौन लेगा। पर आई थिंक यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए चीजों को लेकर। जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे वो सारी ही पार्टीज पे इम्प्लीमेंट होने चाहिए, ना कि सिर्फ एक पार्टी पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो सब लोगों पे इम्प्लीमेंट करे ये चीजों को, कुछ एक नियम कायदे बनाए जाए जो कि मेरे ख्याल में संविधान के जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, जो कि नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनकी कमिटी होनी चाहिए। वो इन चीजों को डिसाइड करे कि पॉलिटिक्स में हम किस तरीके के लोगों को उतारना है और पॉलिटिक्स में हमें कितनी बार किसी इंसान को चांस देना है। बिकॉज ये वही है ना, फिर एक तरीके से परिवारवाद चालू हो जाता है। पिताजी ने चुनाव जीता, जीतते गए, फिर बेटे को, फिर बेटे के बेटे को। सो दिस शुड नॉट बी देयर। उससे क्या होता है कि एक परिवारवाद वाली जो चालू हो जाती है ना, तो वो तो क्या राजनीति एक उनका प्रोफेशन बन जाता है, फिर आप करते रहो और जनता भी एक्चुअली मूर्ख बनती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो मतदान भरोसा करती है, मूर्ख तो नहीं कह सकते, भरोसा करती है। ये होता है कि वो बार बार इन चीजों में आती है। जो भाषण होते हैं, भाषणों का बड़ा रोल होता है वैसे। जो इतने अच्छे शुगर कोटेड भाषण होते हैं हर बार, तो जनता तो काम से ज्यादा लोग भाषण को तरजीह देते हैं। बिल्कुल देते हैं। आई थिंक तभी तो उन्हीं लोगों को रिपीट कर देते हैं जो सच में इस बार नहीं आने चाहिए सत्ता में। चलिए आकृति, मैं आपके पास में आना चाहूंगा एक बार। अनुपमा जी कह रही हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, दूसरे लोगों को भी चांस मिलना चाहिए, नए लोग भी आने चाहिए, और साथ ही एक बात और कही इन्होंने कि एक तय किया जाना चाहिए कि जो वादे किए जाते हैं वो एटलीस्ट पूरे हों, उसके लिए कोई कमेटी हो। ये बात सभी लोग निकाल करके लेके आ रहे हैं कि वादे जरूर पूरे होने चाहिए। परिवारवाद पे क्या कहेंगे आप? मैं डॉक्टर से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो कहा भी जाता है हम बोर हो जाते हैं। तो जब तक देश में हमें नए वर्ग के लोगों को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि एक ही अगर हमें पता है पहले उन्होंने क्या वर्क किया हुआ है, तो हमें मौके देने चाहिए आगे भी, और युवाओं को देने चाहिए कि वो नए से नए काम करें, क्योंकि उनमें सोचने की क्षमता भी ज्यादा होती है। और जब तक नवीन कार्य नहीं होंगे तो लोगों में एक जो उत्साह है काम करने का वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो परिवारवाद को तो खत्म ही होना चाहिए और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। एक बात और जानना चाहूंगा मैं, अक्सर जो चर्चा सुनते होंगे आप कि धर्म जाति, वो इस जाति का है, वो इस धर्म का है। अभी जैसे अनुपमा जी ने भी कहा, आपने भी कहा था कि कैरेक्टर का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि अपराधी अगर कोई है तो नहीं मिलना चाहिए टिकट। लेकिन राजनीतिक दलों का यह कहना होता है कि हम चुनाव लड़ते हैं इसी उसमें, क्योंकि एक संख्या, मैजिक नंबर इसमें होता है
वो अगर आपके पास में तो सत्ता में तभी आएंगे। हमारे लिए मायने ये रखता है कि विनिंग फैक्टर जिसे कहते हैं वो हमारे लिए मायने रखता है। तो क्या वास्तव में चुनाव जीतना ही बस एक लक्ष्य रह जाना चाहिए? लक्ष्य तो होता है कि लोकतंत्र में सरकार आपकी तभी बनेगी जब आपका विनिंग फैक्टर काम करेगा, आपके पास में संख्या बल होगा। तो इसी वजह से राजनीतिक दल अपराधी कैरेक्टर के जो लोग होते हैं उनको भी देते हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है उस पर? जो आपराधिक जो नेता है, सबसे पहले तो करप्शन खत्म ही होना चाहिए, क्योंकि जब तक करप्शन हमारे साथ रहेगा उन नेताओं में जिनके पीछे हम चल रहे हैं, तो देश का विकास होना मतलब बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। और जैसा आपने कहा कि जाति धर्म पे तो बात रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब अपनी कास्ट में सब वैल्यूएबल है और सब उठी हुई जातियां हैं। कोई हम नहीं कह सकते कि किसी की नीची जाति है, किसी की उच्च जाति है। एक नेता को जब तक हम सामने बैठे हैं, सबसे पहले तो जो नेता होते हैं, जब तक वो करप्शन हमारे साथ चलता रहेगा तब तक क्या आगे विकास हो पाएगा। और सबसे मेन मुद्दा होता है लड़कियों का। लड़के सरवाइव कर जाते हैं पर लड़कियां पीछे रह जाती है इस चीज में। ऐसा क्यों लग रहा है? लड़कियां बहुत आगे बढ़ी हैं, देश की प्रधानमंत्री रही हैं, देश की राष्ट्रपति रही हैं, राज्यों की मुख्यमंत्री लड़कियां रही हुई हैं। सर, पर लड़कियों पे मुद्दे ज्यादा बनते हैं। वो किसी भी फील्ड में आगे गई, जरूर इसके पीछे कोई बात होगी जिसके कारण ये आगे बढ़ी है। बहुत सारे मुद्दे मैंने ऐसे भी देखे हैं, जैसे मैंने अभी मिसेज राजस्थान का ही जीता, इसके पीछे भी लोगों ने काफी बातें बनाई कि ये इसके थ्रू चले गए, ये उसके थ्रू चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बातों की क्या परवाह करना, मिसेज जैसी आपके साथ में बैठी हुई हैं। देखिए, चर्चाएं उसी की होती हैं जिसमें कुछ काबिलियत होती है, जो आगे बढ़ता है। जी। हवा तभी तो निकलेगी जब बगल से कोई वाहन निकल के जाएगा। खड़ी गाड़ी की क्या आवाज आनी है? जी। तो इसकी क्यों परवाह करती हैं आप? नहीं सर, परवाह हमें हमारा काम करना है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पर जब कोई बात, बहुत सारी बातें ऐसी भी होती है जो बहुत चुप जाती है दिल को, वो उस समय हम लोग यही सोचते हैं कि हाँ शायद हम हैं। तो ये चीज। चलिए, मैं अंकिता आपके पास में एक बार आना चाहूंगा। महिलाओं की बात होती है, राजनीतिक दल महिलाओं की बहुत चर्चा करते हैं कि विमेन सिक्योरिटी, उनके एम्प्लॉयमेंट की 33% आरक्षण का जिक्र आपने सुना होगा कि लोकसभा विधानसभा हम 33% आरक्षण भी देंगे। वर्षों से चल रहा है ये, तो चर्चा कैसी होती है कि हाँ ये आरक्षण मिल पाएगा? और दूसरा विमेन सिक्योरिटी की अगर बात करें, सिक्योरिटी को लेकर तो मतलब वही जैसे मैंने कहा कि वादे करते हैं और उनका इम्प्लीमेंट होता नहीं है। तो ये भी उनका एक चुनाव जीतने का तरीका ही है कि हर बार वो आते हैं और फिर नए वादे करते हैं। एक्चुअली दोनों ही पार्टियां या जितनी ही पार्टियां मैं कहूं है, वो आपस में ही लड़ रही है। लोगों के मतलब वो एक दूसरे को नीचा दिखाकर ही आगे बढ़ना चाह रही है, लोगों के हित का सोचकर आगे नहीं बढ़ने की कर रही है। तो अगर वो कह रही है कि वो आरक्षण देंगी, तो वो इसलिए बोल रही है ताकि वो बेहतर दिख सके दूसरी पार्टी से, और ताकि उन लोग उनकी बातों पे भरोसा कर सके और फिर वापस से मूर्ख बन सके। तो मुझे तो यही लगता है कि ये वापस से बोलने का रीजन उनका यही है, क्योंकि ऐसे अगर पास्ट में हम देखें तो बहुत ही वादे किए गए हैं, पर क्या वो सभी पूरे हुए हैं? नहीं हो पा रहे हैं। चलिए यामिनी, आपके पास आऊंगा मैं। भरोसे की बात होती है, लोग भरोसा दिलाते हैं कि हाँ बिल्कुल हम ये वादा कर रहे हैं, ये पूरा करेंगे। ये नहीं हो पाता है तो क्या कहता अपना मन? मन ये कहता है कि अब एक हर इंसान को जो वादे सुन के वोट देने जाता है, उसे ये लगता है अगली बार नहीं ऑब्वियसली इन्हें नहीं देंगे वोट, लेकिन उस एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज हर किसी को होना है हमारे देश में, सिर्फ एक के चेंज होने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये सही बात है कि खुद बदलेंगे तो देश बदलेगा या जो भी है। इफ यू वांट द चेंज देन बी द चेंज, बट स्टिल एक के बदलने से एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए क्या प्रचार? एक वोट में बहुत ताकत होती है, आप ये क्यों सोच रही हैं? बड़े बड़े दिग्गज हार गए एक वोट के कारण। एक वोट में ताकत होती है, मैं बिल्कुल मानती हूँ। वोट हर किसी को देना चाहिए। अगर हर कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरे वोट देकर ही बहुत पूरा सब चेंज होता है, पूरी सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर एक ही इंसान सोचेगा कि नहीं। चलो यामिनी, आप बने रहिए हमारे साथ में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं।
आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं महासमर 2019 यानी कि आम चुनाव से जुड़े मुद्दों को लेकर के। हमारे साथ अपने अपने सेक्टर में ब्यूटी बिजनेस में अपना नाम रोशन किया है वो शख्सियत हमारे साथ में है। यामिनी, में एक बार फिर वापस आपके पास में आना चाहूंगा। मैं वादों की बात कर रहा था कि वादे अगर पूरे नहीं होते हैं तो वादे का मतलब आपका भरोसा जीतना, जिसपे आप भरोसा कर सकते हैं कि मैं आपसे कहूं कि मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा, आप ये मिशन पूरा कर दीजिए, और आपने मिशन पूरा किया लेकिन मैंने आइसक्रीम नहीं खिलाई, तो एक तरह से आपके साथ ये चीटिंग है, मैं आपके साथ में धोखा कर रहा हूं। तो एक मतदाता के साथ भी होती है कि मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें कही जाती है, मन से कहा जाता है कि आपके गांव में ये कर दूंगा, आपके शहर में ये करूंगा, आपके लिए मैं ये कर दूंगा, युवाओं के लिए ये करूंगा, तो लोग मानते भी हैं इसको, और बहुत बार हुआ भी है। अनुपमा जी ने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि देखिए वोटर बनाता भी है, गिराता भी है, लेकिन वास्तव में इन सब चीजों पे चर्चाएं होती हैं या बस इलेक्शन हो रहा है कि ठीक है यार अब इलेक्शन हो रहा है हम वोट डाल देंगे काम खत्म? क्योंकि चर्चा होनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो आप 5 साल पूरे अपने देश की हुकूमत किसी हाथ में दे रहे हैं जो योग्य भी है कि नहीं है, या जो आपसे वादे कर रहे हैं कहीं ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल जमीनी हकीकत ही उनकी कुछ और हो। जी, अगर देखा जाए इस चुनाव में तो वादे तो हो ही नहीं रहे हैं, वादों की बातें, इस बार बातें कुछ आउट ऑफ ट्रैक जाकर हो रही हैं। किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? चर्चाएं हो रही हैं, आंख मारने की चर्चाएं हो रही हैं। आपको याद होगा वो इंसिडेंट, सबको याद होगा, आंख मारने की चर्चाएं हो रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कविताओं में बिजी हैं, पोएम्स में बिजी हैं, मैं देश नहीं झुकने दूंगा एंड ऑल। फिल्मों पे बिजी हैं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मोदी। इस बार वादे तो बहुत दूर की बातें हैं, इस बार बातें कुछ और ही हो रही हैं। इस बार बहुत शायद हमारी सरकार डिजिटल होती जा रही है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा डिजिटल खुद को प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके से। उनको शायद सेलिब्रिटीज को भी ले लेना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा तरीका होता है, उन्हें ले लेना चाहिए सेलिब्रिटीज। हेमा मालिनी भी लड़ रही है, उर्मिला मातोंडकर, राज बब्बर, शत्रुघ्न सिन्हा, ये लोग भी लड़ रहे हैं। साउथ में बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस लड़ रहे हैं। तो इस बार एडवर्टीजमेंट ज्यादा है, वादे कम है, जो अच्छी बात है। वादे तो ये लोग पूरे करते नहीं है, तो वादे करने भी नहीं चाहिए जी, और इतना प्रमोशन भी नहीं करना चाहिए। पब्लिक के बीच किस तरह का रिएक्शन है? आप लोग आपस में चर्चा करते होंगे, इलेक्शन को लेकर कुछ चर्चाएं होती हैं आप लोगों के बीच? बिल्कुल बिल्कुल होती हैं। या सिर्फ ये होता है कि सुबह पानी आया शाम को आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, पानी तो वो तो हाँ, चर्चाएं बिल्कुल होती हैं, और अब होती हैं क्योंकि नाउ I'm 18 years old, तो अब वोट देने का मेरी भी बारी है वोट देने की। तो सारे फ्रेंड्स बात करते हैं किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। वो ऑब्वियसली मैं पहला वोट होगा आपका? डिस्क्लोज बिल्कुल, पहली बार, गुड। मेरा पहला वोट होगा और मैं डिस्क्लोज ऑब्वियसली नहीं करूंगी आपको। जी, तो लेकिन हाँ, अब वोट देने, बल्कि देखा जाए तो मन ही नहीं है वोट देने का, क्योंकि इस बार कुछ दिख ही नहीं रहा कि सब कुछ एक तो सारी पार्टीज जो हैं नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल अपोजिट, सब एकजुट हो चुके हैं। कहाँ लड़ते थे, कितनी एक दूसरे को कितना नीचा डाउन करते थे, और अब देखिए अचानक से, तो ये तो बिल्कुल मतलब कुछ। चलिए मैं अनुपमा जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। अनुपमा जी, यामिनी कह रही है कि वोट देने का यकीन हो रहा है कि डालें भी कि नहीं डालें, ऐसा क्यों लगता है? आपको भी महसूस हुआ कभी ऐसा? यामिनी क्योंकि पहली बार वोट डालेगी तो बड़ी खुशी होनी चाहिए इनको। तो थोड़ा असमंजस की स्थिति है, क्योंकि पहली बार वो 2-4 हो रही है इन सभी चीजों से, और हम तो यूज्ड टू हैं इन सब चीजों के। पर वोट नहीं डाले, नोटा दबा दें, वो तो बिल्कुल भी आई थिंक आई डोंट एक्सेप्ट दैट एज अ गुड डिसीजन बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि हम अपने जो कि हमारे को जो दिमाग भगवान ने दिया है, हम उससे इतना भी विश्लेषण नहीं कर सकते हैं कि भाई हमें इसको चुनना है। चुनना तो है, चाहे एक को चुनना है, अब उसमें से बेटर कौन है, आई थिंक दैट शुड बी द चॉइस। तो नोटा दबा के तो आप ना बेटरमेंट की तरफ जा रहे हो, आप तो डिग्रेड कर रहे हो खुद को भी और अपने वोट को भी, और आई थिंक अपनी फैमिली में भी अगर आप बता रहे हो कि आपने नोटा दबाया है, एंड इफ यू आर पासिंग दिस मैसेज टू एवरीवन, देन आई डोंट थिंक सो कि इट इज अ गुड डिसीजन, और आप कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो। इलेक्शन कमीशन जो होता है, मैं एक वाक्य आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी जो मेड है, शी वॉज वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द लास्ट इलेक्शन कि मुझे वोट देने गांव जाना है। तो मैंने कहा यार तुम एक मेड हो और तुम इतनी जागरूक मतदाता हो, और पिछली बार मैं एम्बेसडर बनी थी इसके लिए, स्वीप प्रोग्राम के लिए, तो मतदाता जागरूक कार्यक्रम में मैंने भी भाग लिया था और अपील करी थी। तो उसने मुझे बोला कि गांव इसलिए जाना है क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टी उन्हें 5-5 हजार रुपए एक वोट का देगी। So I was really shocked. That was the first incident that I heard in my life
कि वोट देने के लिए 5-5 हजार रुपए दिया जाता है। तो उसने बताया कि हर बार ऐसा ही होता है कि कोई एक पार्टी आती है और वो बोलती है कि गांव में कितने लोग हैं, सबको इतना इतना पैसा दिया जाता है, और फिर उनको जो बोला जाता है वो बटन दबा के आ जाते हैं। वो पैसा मिला भी कि नहीं उसको? बिल्कुल मिलता है, तभी तो वो जाती है। उनको आने जाने का किराया मिलता है, उसके अलावा उनको ये भी मिलता है। लालच है एक तरह से, ये तो लोकतंत्र तो के लिए। जब आप जनता को, जो गरीब है, उसको सच में पैसे की जरूरत है, तो आप इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। अनुपमा जी, ये तो एक सीधा, मैं तो कहूंगा कि डायरेक्ट बेनिफिट से भी ज्यादा पॉकेट बेनिफिट है। इसमें कहीं कोई बीच में दलाल की भी आवश्यकता नहीं, सीधा 5,000 आपके पास में आ रहे हैं, कोई पासबुक की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल है मेरा आपसे, राजनीतिक दल, ये तो चलिए कोई इनडायरेक्टली घूस है एक तरह से कहें तो अपन, लेकिन सब्सिडी के नाम पे ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि हम इतने 1,000 रुपए देंगे, इतने पैसे देंगे, उन्हें किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं तो ये देखती हूँ कि जनता का पैसा हर चीज में यूज होता है, हमारा ही पैसा है जो हम ये हर जगह यूज हो रहा है। आज इलेक्शन में इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे ये जो बांट रहे हैं, इनडायरेक्टली जो घूस दी जा रही है, कहां से पैसा आ रहा है? राजनीति में लोग घूस देकर इलेक्शन क्यों जीतना चाहते हैं? 100 देंगे तो लाख कमाएंगे, ये वाली जो इंटेंशन है, इसीलिए लोग राजनीति में आना चाह रहे हैं। अदरवाइज राजनीति में तो बल्कि लोगों को सोचना चाहिए, गांवों में जाना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, गर्मी में, धूप में, बारिश में, अपने परिवार को इग्नोर करके वी हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटी। होना तो यही चाहिए ना, पर व्हाई पीपल आर सो टेम्प्टेड टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स? व्हाट्स द रीजन कि लोग इतने लालायित हैं कि गालियों पर और एक दूसरे पे छींटाकशी करके, महिलाओं की बेइज्जती करके आप हर तरीके से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो और लाइमलाइट में बने रहना चाहते हो आप। तो मतलब इस चीज के पीछे कहीं ना कहीं एक पर्सनल स्वार्थ है, ना कि देश की सेवा है। तो राजनीति का जो राजनीतिकरण एक स्वार्थ हो गया है, उसको जरूर इलेक्शन कमीशन को ध्यान में रखना चाहिए। और सभी को पता है ये स्वार्थ हो गया है, लेकिन ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि कायदे से राजनीति एक सेवा के लिए आना चाहिए और होना भी यही चाहिए, मकसद भी यही था। मकसद यही है ना। बिल्कुल, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि हम जो लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कि साहब कोई देश की सेवा नहीं करता, ना कोई समाज की सेवा कर रहा है, सेवा खुद की करते हैं। एक सोच जो ये डेवलप होती जा रही है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बड़ी चिंता की बात है। आकृति, आपके पास आना चाहूंगा मैं, क्या वास्तव में हमारे पॉलिटिशियंस इतने सेल्फिश होते जा रहे हैं कि अब एक आम चर्चा हो पड़ी है कि देश से ज्यादा अपना ख्याल होता है? क्योंकि पिछले दिनों मैंने तो ये बहुत सुना है कि पहले राष्ट्र या देश, उसके बाद अपना परिवार या पार्टी, और उसके बाद खुद। तो ये होता है कि वास्तव में उल्टा चलता है कि सबसे पहले मैं। क्या मानना आपका? लोग करते हैं कुछ सेवा या खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं? कई नेता होते हैं जो जाना काम कर रहे हैं, और कई होते हैं जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। तो इन दोनों में बहुत फर्क होता है। और जो जेन्युइनली काम करते हैं नेता, वो आप देख रहे हैं वो आगे बढ़ते हैं। और जो जरा सा भी पैसा घुसपैठ अपने लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, वो लोग बहुत जल्दी पीछे हो जाते हैं। और हम जिस तरह से हम देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने देश के लिए बहुत प्रगति के काम किए हैं, बहुत सारे हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खोले हैं, और गरीबों के लिए भी बहुत रास्ते उन्होंने खोल दिए हैं। फसल जो खेती होती थी उसके लिए भी उन्होंने बहुत हद तक काम किया है, गरीबों को मतलब उस चीज से बहुत फायदे हुए हैं। सो इस तरह के नेता हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके अपोजिट जो नेता पैसे के लिए काम करते हैं, वो देश को पीछे भी कर सकते हैं। तो देश की सेवा करनी चाहिए बजाय खुद की सेवा के लिए। कोई नेता है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो कि हाँ, इसके विचार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं? मैं अभी लेटेस्ट में तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ही देख रही हूँ, क्योंकि वास्तव में वो कर रहे हैं देश के लिए काम। उन्होंने प्रभावित किया, उनके काम ने प्रभावित किया। अंकिता, आपके पास में आना चाहूंगा मैं एक बार। कोई पॉलिटिशियन है ऐसा जिससे आप बहुत प्रभावित होते हैं? किसी पर्टिकुलर एक पॉलिटिशियन का समर्थन नहीं करती हूँ मैं, उनके वादों का, और अगर वो वादे काम पूरे कर रहे हैं तो उनके काम का समर्थन करती हूँ।
तो हमेशा जब भी वोट देने जाती हूँ तो ये ध्यान रखती हूँ कि कौन उस क्षेत्र में सही काम करेगा। पार्टी से पहले अगर अपन वोट देने जाते हैं तो अपन यही देखते हैं कि आप किस पर्सन को डालते हैं। हालांकि ये जो चुनाव आ रहे हैं इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस पार्टी को जिताना चाह रहे हैं, पर मेरा मानना यही है कि अगर आप काम को देखकर वोट दें तो बेहतर है बजाय किसी पार्टी और किसी जातिवाद को देखकर दें। जी, लेकिन पॉलिटिशियंस तो ये कर रहे हैं, आपको लगता है कहीं पे कि धर्म की बातें, जाति की हर बातें बार ही होती हो रही है। मैं फिर से वही कहूंगी कि दोनों ही पार्टियां या सारी ही पार्टियां एक दूसरे को गिराने में और एक दूसरे को अच्छा दिखाने में ज्यादा विश्वास रख रही है बजाय लोगों के। आपके हिसाब से मुद्दे जो होने चाहिए वैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो मुद्दे होने क्या चाहिए? मुद्दे लोगों के बारे में होने चाहिए। आप ये नहीं कि वो पार्टी ने इतना कराया और फिर हम इतना करके देंगे। ये देखो कि जनता को उसकी कितनी जरूरत है, उस चीज की कितनी जरूरत है। जिस कार्य को लेके आप वादे कर रहे हो क्या वो उतना होना चाहिए या किसी और क्षेत्र में वो काम होना चाहिए जिससे जनता को जिस चीज को लेकर ज्यादा फायदा होगा। तो वादे उस तरह के हो जिससे जनता को जनता का फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। बिल्कुल होना चाहिए जी। जैसे बेरोजगारी है, बहुत से ऐसे मैं कहूंगी कि है कि अभी जैसे वादे हो रहे हैं कि हम निकालेंगे भर्तियां और हम ये करवाएंगे और हम वो करवाएंगे, हम किसानों को हम देंगे, या फिर मोदी जी कर रहे हैं कि हम गरीबी मिटाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। तो ये वादे तो नहीं आप करो, आप अच्छे वादे करो और फिर उनको निभाओ। अच्छे दिनों का वादा कर रहे हैं मोदी जी। जी, अच्छे दिनों का वादा तो कब से ही कर रहे हैं मोदी जी। 5 साल हो गए, अभी देखते हैं आगे और कितने अच्छे दिन आएंगे हमारे। चलिए, दो बातें हैं जी। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि नया इंडिया बनाएंगे, अच्छे दिनों का वादा पिछली बार किया उन्होंने, 5 साल में अच्छे दिन अपना अपना तरीके से देखना चाहिए। मुझे तो लगता है कि अच्छा ही किया होगा उन्होंने। उसके अलावा आप कह रहे हैं कि एक न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हम वादा निभाएंगे। हाँ। तो कैसे देखती हैं आप इसे? अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि वादा निभाएंगे तो लोग भरोसा कर रहे हैं कि वादा निभाएंगे तो वो वोट देने जाएंगे, नया इंडिया लाएंगे, तो कुछ लोग उस पर भी भरोसा कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो मोदी जी जो नया इंडिया लाने की बात कर रहे हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो गया, वो हम सब एग्री करेंगे कि मोदी जी ने बढ़ाया है देश का, पर उस देश में जो जनता है उनका कितना हित हुआ है, उनका कितना फायदा हुआ है उस चीज से, वो देखना चाहिए मोदी जी को, वो भी देखना चाहिए। मोदी जी के कार्यकाल की बात करें, 5 साल आपने बहुत अच्छे से देखा और मैं देख भी रहा हूं कि आप मेरे जो सवाल है उसका आंसर दे सकती हैं। मोदी जी को कितने मार्क्स देंगे आप 10 में से? 5 ही देंगे हम, क्योंकि अगर मोदी जी ने, क्यों देंगे 5, उसका रीजन जो सबसे बड़ा हुआ था कि नोटबंदी का उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया था, पर क्या उन्होंने उससे पहले सब चीजों को ऑर्गेनाइज किया था? नोटबंदी से कितने लोगों को उससे फायदा हो गया है, जो अमीर लोग थे उनको उससे बहुत फायदा हुआ है। बैंक वालों ने कितना खाया है और कितना दबाया है ये तो आम जनता को बहुत अच्छे से पता है। गरीबों ने जो बचाया है और उनका जितना गया है उससे, तो ये जो मोदी जी ने नोटबंदी का फैसला लिया वो अच्छा था, पर अगर वो उसको ऑर्गेनाइज करके लेते तो वो ज्यादा बेहतर होता। चलिए यामिनी, आपके पास भी आना चाहूंगा। मोदी जी भी वादा कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं। देश की सीधी पॉलिटिक्स में ऐसे बहुत रीजनल पार्टीज भी हैं, मायावती जी भी काम कर रहे हैं, अखिलेश जी भी कर रहे हैं, नीतीश भी कर, बहुत सारे ममता बनर्जी भी हैं। ऐसा कोई नेता है आपको लगता है जिसने उनकी कार्यशैली ने या कहें कि उनके विचारों ने आपको प्रभावित किया हो? ऐसा कोई पॉलिटिशियन है जिसकी छाप आपको महसूस होती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है ये? ऐसा एक पॉलिटिशियन का नाम मैं नहीं ले सकती अभी, जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल वही एक पॉलिटिशियन का नाम मैं नहीं ले सकती। और अभी बहुत सारी पार्टीज की तो बात नहीं की जाए, 2 ही पार्टीज बची हैं, बाकी एक तो पूरी एक साइड है और अकेले एक बीजेपी बची है। उसमें भी नरेंद्र मोदी एनडीए और यूपीए है। एनडीए के साथ में बीजेपी लीड कर रही है एनडीए को और यूपीए को लीड कर रही है कांग्रेस। ओके। हालांकि एक गठबंधन हो रहा है बीच में जो कुछ दल मिलकर और बना रहे हैं। हाँ। तो अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तो है ही, वो उसके साथ साथ ही इज द बिगेस्ट ब्रांड इन टुडेज डेट ऑफ द कंट्री। वो ब्रांड है एक, वो जहां जाते हैं पूरा ब्रांड लेकर वो चलते हैं। उनकी पूरी प्रोडक्शन हाउस कहा जाए तो वो एक पूरा अपना ऑरा लेकर ऑरा भी क्या, वो वही ब्रांड ही लेके चलते हैं। तो हाँ वही। और जैसे राहुल गांधी जी का तो बोलने का तरीका सबको पता है, उनकी मिस्टेक्स, एक यही उनकी
सबसे बड़ी खामी है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, और शायद अगर ऐसा ही रहा तो वो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और नोटबंदी की बात जैसे बिल्कुल उन्होंने सही कहा, ऑर्गेनाइज नहीं था बिल्कुल भी वो। ये ऑर्गेनाइज था कि आम जनता को बिल्कुल नहीं पता था, बट मुझे लगता है कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उन सबको पता था कि ये होने वाला है। ये चीज अच्छे से दिखी है। जमीन, एक चीज बताइए, आप जी। पहली मरतबा वोट डालेंगे, आपके फ्रेंड्स भी बहुत सारे होंगे, घर में भी कुछ होंगे, रिलेटिव्स के बच्चे भी, क्या चर्चा करते हैं आप लोग की वोट को लेके? अभी तो न्यूज चैनल ही रहता है पूरा टाइम टीवी पे, और बस यही मोदी जी ही दिखते हैं न्यूज, क्योंकि जिन्हें बोलना आता है, सबसे बड़ी बात वही है कि वही टीवी पे दिखता है जिसे बोलना आता है। तो बोलते ही हैं, काम भी तो करते हैं। नहीं, बिल्कुल नरेंद्र मोदी और नेता बिल्कुल सिर्फ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल काम किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत काम किया है, दिखता है वो काम। कितने मार्क्स देंगे आप? मार्क्स 4 out of 10, not even 5। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल पास के किनारे पे रख रहे हो आप तो। बिल्कुल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बातें करना, ब्रांड बनाना और उन्हें पूरा करना। एक किसी ने कहा है कि हमारा देश गरीब नहीं है, हमारे देश के लोग गरीब हैं। ये बिल्कुल सही बात है। वो सिर्फ देश आगे ले जा रहे हैं, देश के लोगों का इतना आगे। अगर सिर्फ बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज देखी जाए तो मेट्रो बन रही हैं, रोड्स बन रही हैं, कुछ रोड्स तो काम की ही नहीं है, जैसे हमारी वो जो जयपुर में। चलिए, समय कम है, मैं एक छोटा सा सवाल गरीबी को लेके करूंगा मैं, क्योंकि आप जिस विजेंट को जीत करके आई हैं वहां गरीबी जरूर चर्चा होती है, नहीं भी होती है तो पूछा जाता है कि आप अब ये खिताब जीत के क्या करेंगे। मैं इतने सारे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड इनको देखा तो ऐश्वर्या राय ने भी कहा था कि ये जो खूबसूरत आंखें मेरी, वो मैं खूबसूरत दुनिया देखना चाहती हूँ। गरीबी से लोग बाहर निकले, स्लम फ्री हों, तो गरीबी के लिए कोई दिशा ऐसी लग रही है आपको कि कोई भी सरकार काम कर रही है? गरीबी के लिए तो कोई सरकार सिर्फ बस वादे करते हैं, नीलामी जैसा देखा जाता है। अगर बीजेपी बोल रही है 15,000 देंगे तो कांग्रेस बोलती है हम 75,000 वोट की नीलामी कर रही हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो वही है। 15,000 हम देंगे तो वो बोलेंगे 75,000 हम देंगे। शायद अब बीजेपी का नया आंकड़ा आ जाएगा कि हम 1 लाख दे देंगे। तो बस यही कुछ, सिर्फ वो शायद उन्हें लगता है कि सिर्फ पैसे से ही लोगों का भला होता है, ऐसा नहीं है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है जो गरीबों की बात, और गरीबों की बात तो जरूर होगी। देश में 75% लोग गरीब है हमारे देश में, तो बिल्कुल गरीबों की बात तो होनी ही चाहिए। डॉक्टर अनुपमा, आपके पास में आना चाहूंगा। गरीबी एक बड़ा मुद्दा है और बिल्कुल होता भी है। जैसे हम लोग देखते हैं कि निश्चित रूप से आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर में भी एक भगवान दिखता है। आप लोग सोचते भी हैं, मैं कई बार जैसे चर्चा करता हूं तो चैरिटी में कहीं किसी के कुछ होली दिवाली करते हैं, आप जाते भी होंगे, लोगों से बात करते हैं, कैंप भी लगाते हैं आप। वास्तव में इस देश में आजादी के इतने साल बाद भी गरीबी है। मैं ये नहीं कहता कि केवल हिंदुस्तान में गरीबी है, दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें भी गरीबी है, लेकिन हमारे यहाँ पे गरीबी को जिक्र बहुत किया जाता है। काम कितना होता है? गरीबी एक मुद्दा है राजनीति का। अगर गरीबी मुद्दा नहीं बनेगा तो लोग राजनीति कैसे करेंगे? तो गरीबी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस वजह से खत्म नहीं होने देंगे? कैसे खत्म होने देंगे? जब ऊपर से किसी चीज का एक बजट पास होता है गरीबों के लिए कि हम ये योजना इन लोगों के लिए चला रहे हैं, 100% जब वहां से पैसा रिलीज होता है तो शायद 10% भी उन लोगों तक नहीं पहुंचता है। आई थिंक एवरीवन इज अवेयर अबाउट दैट फैक्ट। इसीलिए जो अमीर है वो और अमीर बन रहे हैं और गरीब है वो वहीं की वहीं है। जो सुपरवाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, वो सब एक साथ मिले हुए हैं। तुम भी खाओ हम भी खाए, मिल बांट के खाते हैं। अंग्रेज तो चले गए पर डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी बिल्कुल इंप्लीमेंट करके रूट में डाल के गए हैं। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जब चुनाव आते हैं दे जस्ट डिवाइड एंड रूल। ये सभी का एजेंडा होता है, किसी एक पार्टी का नहीं है। सभी लोग ये करते हैं कि लोगों को बांटो और वोट लो। अगर आप इन जनरल में लोगों को देखोगे ना, हमारे जयपुर में बहुत मुस्लिम्स हैं, बहुत हिंदू हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। कभी आपने देखा है कि किसी के मन में ईद आ रही है तो दुर्भावना है, या दिवाली आ रही तो दुर्भावना है, या हम एक दूसरे को विश नहीं करते हैं, या एक दूसरे से गले नहीं मिलते, या जब हम किसी से बात करते हैं तो क्या मन में ये आता है कि अरे मुस्लिम है, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेगी? मेरे को तो नहीं लगता। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सारे धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ सीखते हैं कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, या ये क्रिश्चियन है? तो देयर इज अ डिफरेंस। देयर इज नो डिफरेंस इन द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। देन व्हाई देयर इज अ डिफरेंस व्हेन वी कास्ट अ वोट?
सो आई थिंक हियर वी शुड यूज द ब्रेन। जो जितना ज्यादा ये चीज बोलता है कि हमारे साथ आओ, हम तुम्हें माइनॉरिटी है, हम आपको जो मेजोरिटी वाले लोगों के बीच में से जस्टिस दिलाएंगे। कौन सा जस्टिस दिला रहे हो आप? किसको जस्टिस दिला रहे हो? यू आर हैप्पी एज ए ह्यूमन बीइंग, everyone is happy as a human being in this country. We all are a part of this country. You people are dividing us, you people are telling us there is a religion, there is a caste, there is something, there is that thing. ये सब राजनीतिकरण जो होता है वो सिर्फ चुनावों के टाइम होता है। अभी जीत जाएंगे चुनाव, विपक्ष बैठा है, आज तक विपक्ष ने कभी, जो भी विपक्ष में आता है, ये काम किया है कि अगर पक्ष जो सरकार है वो कुछ अच्छा काम कर रही है उसको सपोर्ट किया है, कभी ये चीज लेकर चले कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मैंने तो हमेशा देखा है कि अगर किसी सरकार ने कोई अच्छी चीज करी भी है तो विपक्ष जो आके उसको वार करता है और उसमें से मुद्दे ढूंढता है कि क्या गलत मिस्टेक रह गई है, उसको बढ़ा चढ़ा के 100 टाइम्स मल्टीफोल्ड करके उसको ऐसा बताएंगे कि पता नहीं क्या कर दिया। सी, जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना तो गलती भी होती है इंसान से, पर अगर वो गलती छोटी है, इफ वी कैन इग्नोर इट, दिस इज हाउ वी वर्क इन एवरीडे लाइफ ऑल्सो। ऐसे तो हम हर आदमी से लड़ लेंगे, हर किसी से रिलेशन खराब कर लेंगे, पर अगर हम एक दूसरे को, जो पक्ष विपक्ष पार्टी है, अगर सपोज आज विपक्ष में कोई एक पर्टिकुलर एक्स पार्टी बैठती है और वो एक्स पार्टी देश के डेवलपमेंट में काम कर रही है, बोल रही है कि चलो इन्होंने ये काम अच्छा किया, हम आपके साथ में हैं, चाहे गांधी जी हो चाहे मोदी जी हो, हम आपके साथ में हैं, तो आप देखिए कि जनता के ऊपर कितना पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हो सकता है जनता अगली बार आपको चूज कर ले, बिकॉज यू वर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेस, यू वर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, यू वर अप्रिशिएटिंग। सो बी अप्रिशिएट, ऑलवेज अप्रिशिएट ईच अदर एंड ग्रो टुगेदर। दैट इज हाउ यू कैन टेक अ कंट्री अहेड। चलिए, और एक आखिरी सवाल आकृति आपसे होगा। हम बात गरीबी से पे कर रहे थे, गरीबी मुद्दा है बिल्कुल। जब तक जो हमारे देश में चीज होती है वो एक मुद्दा होती है, गरीबी को लेकर के काम कितना हो पाता है, या बेरोजगारी, महंगाई पर भी सुना होगा पहले आपने कि महंगाई जो रोजी रोटी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, इस तरह के स्लोगन सुने होंगे आपने पहले। अब नहीं होते हैं, लेकिन ये अब तो सीधी फाइट होती है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, कितना काम होता है इनके? सरकार ने ना गरीबी को आड़ ले रखा है कि इसके साथ ही ये लोग आगे बढ़ेंगे कि हम गरीबों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और होता कुछ नहीं है, वो वहीं के वहीं है आज। और जैसा कि अभी आपने कहा था कि महंगाई, तो गरीबों के लिए तो आज दाल रोटी खाना एक सिर्फ मतलब वो ज्यादा चीजें नहीं उठा सकते हैं मार्केट से, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। और अब तो हमारे देश में भी जब से ये नोटबंदी हुई है तो एक जो न्यूनतम वर्ग के लोग थे, गरीब लोग थे, उनके लिए तो बिल्कुल सारे रास्ते ही बंद हो गए थे, रोजगार भी खत्म हो गया था उन लोगों के लिए। वो मतलब जिस भी काम के लिए जाना चाहते थे तो आरक्षण बीच में आ जाता था कि भाई ये इस आरक्षण के हैं, तो वो वहां पे उनकी चीजें दब जाती थी, तो वो लोग वहीं के वहीं रह गए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। चलिए, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा अभी सभी आप लोगों को, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े। कुछ इश्यूज थे जिनको लेकर के हमने चर्चा की है, और हम ये जानना चाहते थे कि एक वर्ग विशेष में या खासकर यूथ में चर्चाएं किस तरह की हो रही हैं चुनाव में। आप लोग जानना चाहते होंगे कि वास्तव में चर्चाएं कैसी होती हैं, चैनल्स पे क्या कुछ चल रहा है, नेता क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये भी तो जरूरी है कि मतदाता क्या बोल रहा है, वही हम आप तक हमारी सीरीज में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। महासमर 2019 में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।